हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मेरा नाम समता है और बच्चों, क्लास 12th में इस सेशन में हम 2020 के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। कल के सेशन में हम लोगों ने 1 मार्क्स में पूछे जाने वाले सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया था जीव विज्ञान के प्रश्न पत्र में। आज हम 2 नंबर में पूछे जाने वाले प्रश्नों को सॉल्व करेंगे और आगे बढ़ेंगे। चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ और क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हैं जीव विज्ञान सैद्धांतिक 2020। कल हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 8 तक सॉल्व कर लिया था। ये आपका बायो का थ्योरी का क्वेश्चन पेपर है जो 2020 में पूछा गया है पिछले साल में। इससे आप लोगों को ये अंदाजा तो लग ही जाएगा कि किस तरीके से क्वेश्चन पेपर आएगा, किस तरीके से मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन होगा और किस तरीके से आपको क्वेश्चन के आंसर देने हैं। हमने क्वेश्चन नंबर 8 तक कंप्लीट कर लिया है। व्हाट आर इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट और गिव एग्जाम्पल, या इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट क्या है और उनके उदाहरण दीजिए। यानी कि 1 मार्क्स के क्वेश्चन तक हम कर चुके हैं कंप्लीट। आज की सेशन में हम उससे आगे क्वेश्चन नंबर 9 से आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 कौन सा है, क्या कहता है। अपरा द्वारा उत्पादित किन्हीं 2 हार्मोन्स का नाम लिखिए, या राइट द नेम ऑफ एनी 2 हार्मोन्स प्रोड्यूस्ड बाय प्लेसेंटा। तो चलेंगे हम नोट पे और इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। प्रश्नोत्तर क्रमांक संख्या 8 का एक आंसर हम सभी ने लिखा था, इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट वे सभी वस्तुएं जो बिजली के उपयोग से चलती हैं। यह आपका 1 मार्क के क्वेश्चन में था। जैसे टेलीविजन, कंप्यूटर, पंखा इत्यादि, ये सभी उपयोग में आने के पश्चात खराब हो जाते हैं और इस तरीके के खराब इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद क्या कहलाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट या ई वेस्ट कहलाते हैं। जैसे कि पुराने टीवी, बेकार कंप्यूटर इत्यादि। इसके आप डायग्राम भी बना सकते हैं। अब हम नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 लिखेंगे प्रश्नोत्तर क्रमांक संख्या 9। क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन पूछा गया था अपरा द्वारा उत्पादित 2 हार्मोन्स के नाम, आपको केवल नाम लिखने हैं, है ना। तो उसमें आप हेडिंग डालेंगे अपरा द्वारा उत्पादित 2 हार्मोन, 2 हार्मोन, उनका नाम लिखना है आपको, है ना। तो पॉइंट नंबर 1 लिखेंगे और पॉइंट नंबर 2 लिखेंगे। HCG इसका फुल फॉर्म भी लिखेंगे और HPL, ये 2 हार्मोन्स के नाम हैं जो अपरा द्वारा स्रावित होते हैं, उनका आपको फुल फॉर्म भी लिखना होगा। तो यहाँ लिखेंगे ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन, गोनाडोट्रोपिन। और नेक्स्ट हार्मोन जो प्लेसेंटा के द्वारा सिक्रीट होता है, अपरा के द्वारा उत्पादित होता है, उसका नाम क्या है, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन। तो उसको भी हम लिख देंगे ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन। प्रश्नोत्तर क्रमांक संख्या हम देखेंगे बच्चों 10।
प्रश्नोत्तर क्रमांक संख्या 10 क्या पूछता है? 2 मार्क्स का ही क्वेश्चन है ये आपका। इसमें एक हार्मोन के लिए एक नंबर दिया गया और एक हार्मोन के लिए आपको एक नंबर, यानी 2 मार्क्स का क्वेश्चन ये कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 10 हम देखते हैं। परिपक्व भ्रूण कोश का नामांकित चित्र बनाइए। ड्रॉ अ लेबल्ड डायग्राम ऑफ मैच्योर एम्ब्रियो सैक। और ये क्वेश्चन आपका 2 नंबर के क्वेश्चन में पूछा गया है। प्रश्नोत्तर क्रमांक संख्या 10 की बात करेंगे। प्रश्नोत्तर क्रमांक संख्या 10। इसमें क्या करना है? आपको एक मैच्योर एम्ब्रियो सैक का डायग्राम बनाना है ना? तो डायग्राम बना देंगे मैच्योर एम्ब्रियो सैक का। सबसे पहले एक अंडे के आकार का ओवल शेप का एम्ब्रियो सैक बनाएंगे, है ना? उसमें कितनी परतें होती हैं आप उसको इस तरह से ऐसे बांटेंगे, है ना? यहाँ सब में आप सबके अंदर क्या बनाएंगे? न्यूक्लियस बनाएंगे सबके अंदर। और उसके बाद यहाँ पे इस तरह से नीचे की तरफ आपको फिलीफॉर्म ऑपरेटस भी बनाना है। तो फिलीफॉर्म ऑपरेटस भी हम नीचे की तरफ बना देंगे। फिलीफॉर्म ऑपरेटस कैसे बनेगा? यहाँ पे और इसी तरह से इसके अंदर भी बना देंगे और यहाँ पे भी ये हम बना देंगे। यहाँ पे यहाँ पे हम बना देंगे सिनर्जिड। ठीक है। अब यहाँ पे हम एंटीपोडल सेल लिख देंगे, नेमिंग भी करेंगे। एंटीपोडल सेल लिख देंगे। यहाँ पे हम पोलर न्यूक्लियस लिख देंगे, पोलर न्यूक्लियस लिख देंगे। और उसके बाद क्या लिखना है आपको? एग सेल, सिनर्जिड सेल्स और पूरे को मिला के हम क्या बोलते हैं? एग ऑपरेटस। तो उसको लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे एग सेल। ये आपकी सहायक कोशिकाएं जिन्हें हम सिनर्जिड सेल्स बोलते हैं, सिनर्जिड सेल्स। और इन दोनों को मिला के हम क्या बोलते हैं? एग ऑपरेटस। एग ऑपरेटस। और उसके बाद जो ये आपका ये वाला है, इसको हम फिलीफॉर्म ऑपरेटस लिखते हैं। ये भी हम नेमिंग में कर देंगे, फिलीफॉर्म ऑपरेटस, है ना? और यहाँ पे प्रश्नोत्तर क्रमांक संख्या 10, यहाँ पे हम लिख देंगे भ्रूण कोश। तो ये आपका एक कंप्लीट एम्ब्रियो सैक का डायग्राम है। इसको सुंदर सा अच्छा सा बनाने की कोशिश करेंगे और आप इसके लिए अलग अलग कलर्स का भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? बिंदु परिवर्तन क्या है? एक उदाहरण दीजिए। या अथवा पूछा गया है दूत आरएनए यानी कि मैसेंजर आरएनए तथा अंतरण आरएनए यानी कि ट्रांसफर आरएनए में कोई 2 अंतर लिखिए। तो या तो आप फर्स्ट पार्ट को ऑप्ट करेंगे या आप सेकंड पार्ट को ऑप्ट करेंगे, दोनों आपको नहीं करना है। इन दोनों में से एक ही करना है। या तो आप ये वाला चुन लीजिए या आप दूसरे वाला चुन लीजिए, है ना? तो हम पहला वाला पॉइंट लिख लेंगे, बिंदु उत्परिवर्तन, पॉइंट म्यूटेशन क्या है, और उसका हम एक एग्जाम्पल लिखेंगे। प्रश्नोत्तर क्रमांक संख्या हम देखेंगे 11।
प्रश्नोत्तर क्रमांक संख्या 11। प्रश्नोत्तर क्रमांक संख्या 11 में क्या है, आपको हेडिंग डालनी है। आप लिखेंगे बिंदु उत्परिवर्तन। उत्परिवर्तन, ये पॉइंट म्यूटेशन के बारे में बात हो रही है ना। बिंदु उत्परिवर्तन, और इसमें हम पॉइंट्स को सही तरीके से लिखेंगे। डीएनए में एकल क्षार में परिवर्तन के कारण उत्पन्न उत्परिवर्तन बिंदु उत्परिवर्तन कहलाते हैं। बिंदु उत्परिवर्तन कहलाते हैं। और उदाहरण के लिए हम लिख देंगे सिकल सेल एनीमिया। उदाहरण के लिए हम लिख देंगे सिकल सेल एनीमिया, जहां पे हीमोग्लोबिन की जो सेल्स होती हैं उसमें क्या हो जाती है, वो चपटी हो जाती हैं। सिकल सेल एनीमिया या दात्र कोशिका आरक्तता। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं बच्चों प्रश्नोत्तर क्रमांक संख्या 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? क्वेश्चन नंबर 12 है कि प्लाज्मोडियम के जीवन चक्र में, क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, प्लाज्मोडियम के जीवन चक्र में पोषक के किन अंगों में निम्न घटनाएं होती हैं? शरीर के अंग व पोषक का नाम दीजिए। प्लाज्मोडियम का लाइफ साइकिल आपको कराया गया है, जिसमें पोषक के किन अंगों में निम्न घटनाएं होती हैं, शरीर के अंग और पोषक का नाम दीजिए। आपका ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, 1+1 के हिसाब से पूछा गया है। तो इसमें आपका हीमोजोइन का स्राव किस अंग में होता है और स्पोरोजोइट का निर्माण, जीवाणुज का निर्माण कहाँ होता है, ये आपको इसमें लिखना है। तो केवल लिखना है, इसलिए बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे। प्लाज्मोडियम के जीवन चक्र को जब आप रिकॉल करेंगे तो उसमें आप देखेंगे हीमोजोइन का सिक्रीशन और फॉर्मेशन ऑफ स्पोरोजोइट कहाँ होते हैं, केवल ये ही आपको लिखना है। प्रश्नोत्तर क्रमांक संख्या 12। प्रश्नोत्तर क्रमांक संख्या 12। हीमोजोइन का स्राव, वो 2 चीजों के बारे में पूछा है। हीमोजोइन का स्राव कौन से पोषक में होता है, उस शरीर के किस अंग में होता है, और जीवाणुज का निर्माण जो है शरीर के किस अंग में होता है और पोषक का क्या नाम होता है। तो आप सबको पता है कि प्लाज्मोडियम का जीवन चक्र जो है उसके लिए 2 पोषकों की आवश्यकता होती है, यानी कि प्लाज्मोडियम जो है 2 जंतुओं में अपना जीवन चक्र पूरा करता है। आप सभी को पता है, एक है मनुष्य और दूसरा है मादा एनोफिलीज। मॉस्किटो एक क्या है, मनुष्य, और दूसरा है मादा एनोफिलीज
मॉस्किटो, तो हीमोजोइन का स्राव हम लिखेंगे क, और लिखेंगे हीमोजोइन का स्राव। ये कहाँ पे होता है? हम लिखेंगे शरीर का अंग, शरीर का अंग और पोषक का नाम। ये क्या होता है? मानवों में पाई जाने वाली आरबीसी सेल्स में ये हीमोजोइन का स्राव होता है, यानी कि ये टॉक्सिक मटेरियल है, और पोषक का नाम है मनुष्य। मानव, आरबीसी, और पोषक का नाम क्या है? मनुष्य। इसके बाद इसी का ख पार्ट पूछा गया है, जीवाणुज का निर्माण कहाँ होता है? इसमें जीवाणुज का निर्माण, जीवाणुज का निर्माण कहाँ होता है? शरीर का अंग कौन सा है और पोषक का नाम क्या है? तो शरीर का अंग, शरीर का अंग है आपका मादा एनोफ्लीज मच्छर की लार ग्रंथि। मादा एनोफ्लीज मच्छर की लार ग्रंथि। और पोषक का नाम क्या है? पोषक का नाम क्या है? मादा एनोफ्लीज, मादा एनोफिलीज। ठीक है, तो ये वाला आपका प्रश्नोत्तर क्रमांक संख्या 12 हो गया। अब आगे हम इसी तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करते जाएंगे और आपका क्वेश्चन पेपर जो है वो कंप्लीट होगा। क्वेश्चन पेपर में आपका 30 क्वेश्चंस पूछे गए हैं बच्चों, और सारे के सारे क्वेश्चंस के आपको आंसर देने हैं, सारे के सारे क्वेश्चंस के आपको आंसर देने हैं, है ना? तो हम प्रश्नोत्तर क्रमांक संख्या 12 आपकी कंप्लीट हुई। हम देखते हैं मनुष्य में प्रतिरक्षा तंत्र के 4 अंगों के नाम लिखिए। ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। मनुष्य में प्रतिरक्षा तंत्र के 4 अंगों के नाम लिखिए। राइट नेम ऑफ 4 ऑर्गन्स ऑफ इम्यून सिस्टम इन ह्यूमन। ये आपका 2 अंक के प्रश्न में पूछा गया है, और इसमें आप केवल प्रतिरक्षा तंत्र के 4 अंगों के नाम इसमें आपको लिखने हैं। प्रश्नोत्तर क्रमांक संख्या 13। प्रतिरक्षा तंत्र के 4 अंग। प्रतिरक्षा तंत्र के 4 अंग। प्रतिरक्षा तंत्र के 4 अंग हम लिखेंगे 1 2 3 4। 1 2 3 और 4। 1 में क्या लिखेंगे हम? ब्लड, रक्त। सेकंड में हम क्या लिखेंगे? थाइमस ग्रंथि। थर्ड में हम क्या लिखेंगे? अस्थि मज्जा यानी कि बोन
मैरो। और फोर्थ में हम क्या लिखेंगे? यकृत यानी कि लीवर। प्रतिरक्षा तंत्र के 4 अंगों के नाम, हर एक अंग के लिए हाफ मार्क्स जो है वो डेडिकेटेड हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। ये भी 2 अंकों का पूछा गया है। जैव उर्वरक किस प्रकार मृदा की उर्वरता बढ़ाते हैं? हाउ बायो फर्टिलाइजर्स इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 14। प्रश्नोत्तर क्रमांक संख्या 14। और आंसर लिखेंगे जैव उर्वरक एक प्रकार के सूक्ष्म जीव होते हैं, जिनमें जीवाणु कवक साइनोबैक्टीरिया, जिनमें जीवाणु कवक साइनोबैक्टीरिया आदि शामिल हैं। ये क्या करते हैं? ये वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण, वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण यानी कि नाइट्रोजन फिक्सेशन स्थिरीकरण करके उसे कार्बनिक रूप में बदल देते हैं तथा पौधों के लिए उपलब्ध कराते हैं। और फिर आगे लिखेंगे लेग्यूम पादप की जड़ों में उपस्थित राइजोबियम का सहजीवी संबंध है।
सहजीवी संबंध है, इसके अतिरिक्त अन्य जीवाणु इसके अतिरिक्त अन्य जीवाणु जैसे एनाबिना, नॉस्टॉक, उनका भी नाम लिखेंगे हम, एनाबिना, नॉस्टॉक इत्यादि सभी N2 की मात्रा का स्थिरीकरण करते हैं। स्थिरीकरण करते हैं। ठीक है, अब इतना लिखने के बाद आपको थोड़ा सा नाइट्रोजन भी, थोड़ा सा डायग्राम भी बनाना होगा, केवल समझने के लिए हल्का सा डायग्राम भी आपको बनाना होगा, जहां पे आप क्या करेंगे, छोटा छोटा डायग्राम सा बना देंगे। ये आपने बना दिया सूक्ष्म जीव, ये क्या कर रहा है, वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण, वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण, ठीक है। और उसके बाद ये कहाँ पे भेज रहा है, कहाँ पे मिल रहा है, ये पौधों को मिल रहा है। है ना, ये पौधों को मिल रहा है, और यहाँ पे लिख देंगे पौधों द्वारा ग्रहण, किया जा रहा है। तो ये क्या है, ये आपका बायो फर्टिलाइजर या जैव उर्वरक के बारे में बात हो रही है, जो एक प्रकार के क्या होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं। ये क्या है, ये है आपका बायो फर्टिलाइजर या सूक्ष्म जीव के, और जिनको हम जैव उर्वरक के रूप में जानते हैं। ये प्राकृतिक तौर पे वायु में उपस्थित नाइट्रोजन का फिक्सेशन करके उसको कार्बनिक रूप में बदल देते हैं, है ना, और वो पौधों के लिए उपलब्ध करा देते हैं। जैसा कि लेग्यूमिनस पादप की जड़ों में उपस्थित जो राइजोबियम नाम का बैक्टीरिया होता है, उसके साथ सहजीवी संबंध दिखाता है, और उसके अलावा और भी जीवाणु जैसे कि एनाबिना और नॉस्टॉक, ये भी N2 की मात्रा का फिक्सेशन कर देते हैं। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 14, और इसको थोड़ा सा डायग्राम को क्लियर बनाएंगे। डायग्राम को क्लियर नेक्स्ट पेज पे बना के दिखा देती हूँ मैं आपको, डायग्राम क्लियर बनाएंगे तभी आपका वो ठीक आएगा। डायग्राम को क्लियर ही बनाएंगे, तो डायग्राम हम नेक्स्ट पेज पे देखेंगे कैसे बनाएंगे। छोटा छोटा सा हम यहाँ पे ऐसे बना देंगे। जैव उर्वरक का डायग्राम बनाएंगे हम, उसके बाद यहाँ पे लिख देंगे वायुमंडलीय N2 स्थिरीकरण, और उसके बाद यहाँ पे हम बनाएंगे छोटा सा पौधा, ठीक है, और यहाँ पे लिख देंगे पौधों द्वारा
ग्रहण किया जाता है। पौधों द्वारा ग्रहण। ठीक है, तो ये आपका हो गया जैव उर्वरक की क्रियाविधि। इसको हम यहाँ पे नीचे लिखेंगे, जैव उर्वरक की क्रिया विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। प्रश्नोत्तर क्रमांक हम बात करेंगे 15 की। प्रश्नोत्तर क्रमांक 15 क्या कहता है? मानव कल्याण में पशुपालन की क्या भूमिका है? इसको आपको संक्षेप में लिखना है, यानी कि कम से कम 4 पॉइंट्स लिखने हैं। एक एक पॉइंट के आपको हाफ मार्क्स मिल जाएंगे। तो मानव कल्याण में पशुपालन की क्या भूमिका है, आप उसको लिख सकते हैं। आपको अगर नहीं भी याद करके गए हैं तब भी आप इसको अपने आप से भी लिख पाते हैं, लेकिन पॉइंट्स को एकदम ठीक तरीके से आपको प्रेजेंट करना होगा। क्वेश्चन नंबर हम देख लेंगे 15। प्रश्नोत्तर क्रमांक संख्या 15। हेडिंग डालेंगे, मानव कल्याण में पशुपालन की भूमिका निम्नलिखित है। मानव कल्याण में पशुपालन की भूमिका निम्नलिखित है। पशुपालन की भूमिका निम्नलिखित है। निम्नलिखित है। पॉइंट नंबर 1। विभिन्न प्रकार के पशुओं से दुग्ध उत्पाद जैसे डेयरी प्रोडक्ट्स के बारे में लिख रहे हैं, तो क्या लिखेंगे? जैसे दूध, दही आदि प्राप्त होते हैं, ये लिख लेंगे। आदि प्राप्त होते हैं। और इसके बाद अगले 2-3 पॉइंट और भी लिखने हैं, वो आप अगले सेशन में मैं आपको कंप्लीट करवा दूंगी। बच्चों, आज की क्लास में हमने प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर 2020 को सॉल्व किया, जिसमें आपका क्वेश्चन नंबर 15 तक कंप्लीट करा दिया है मैंने। अगले सेशन में हम उससे आगे के क्वेश्चन आंसर्स को समझ लेंगे। आज की क्लास में इतना ही, और इसी तरह से पिछले वर्षों के प्रश्न पत्रों को सॉल्व करते हुए हम एग्जाम की अच्छी तैयारी करते हुए आगे बढ़ेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे। टेक केयर।